नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों को लेकर और साथ ही साथ कई सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिसके ऊपर भी हम रोज बरोज चर्चा करते हैं। और आज भी हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर बातचीत करेंगे, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके सामने अलग अलग माध्यम आएंगे जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पर यानी कि 7045220000 इस पर जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ ईमेल के जरिए यानी कि yourmoney@nw18.com और साथ ही साथ आस्क आवाज योर मनी ये हमारा हैशटैग है जिसका इस्तेमाल करके आप सोशल मीडिया के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हमारा जो स्पेशल टॉपिक है वो है टारगेट मैच्योरिटी फंड को लेकर। तो अब जब बात मैच्योरिटी की हो रही है तो एक मैच्योर गेस्ट भी हम चुनकर लाए हैं और हमारे साथ आज हैं पूजा भिंडे मैम, जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि कौन कौन से किस तरह के फंड होते हैं और साथ ही साथ आपके सवालों के जवाब भी पूजा मैम से हम जरूर लेंगे। पूजा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आज जो टॉपिक हमने चुना है वो है टारगेट मैच्योरिटी फंड और इसको चुनने की वजह है वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, क्योंकि आज से 5 साल पहले या 7 साल पहले अगर हम उठाते इसको तो शायद 5-5.5% के आसपास के ब्याज दरें चल रही थी। अब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 7-8% तक आ चुकी हैं। सो इस तरह के राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में इस तरह के फंड की काफ़ी उपलब्धता रहती है, काफ़ी यूसेज होते हैं। सो जो नए निवेशक हैं उनको आप समझाएं क्या होते हैं फंड, कैसे इसका इम्प्लीकेशन है, किन्हें इसको इस्तेमाल करना चाहिए, सही है या नहीं है, तो क्या कहना है आपका इस पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू सुमित। जी बिल्कुल, बेशक आपने सही कहा कि जो दौर है राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो का, उसमें वैसे ही हम डेट फंड्स में काफी अट्रैक्टिव हमें लग रहे हैं डेट फंड्स। और डेट फंड्स में हम हमेशा कहते हैं कि आप मे बी शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में निवेश करें ताकि आप इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी से बचे। लेकिन एक कैटेगरी जो है जो बहुत ही अट्रैक्टिव है और मैं कहूंगी कि जो आपके टारगेट को या आपके जो गोल है, लक्ष्य के साथ अगर मैच करता हुआ अगर कोई फंड है जिसमें आपको शॉर्ट पता है कि अगर आपको 3 साल के लिए पैसे लगाने हैं या 5 साल के लिए पैसे लगाने हैं और आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठाना है, तो इस तरीके का एक डेट फंड जो अवेलेबल है डेट कैटेगरी में वो है TMF, टारगेट मैच्योरिटी फंड्स। जो जैसे जो नाम कह रहा है टारगेट मैच्योरिटी, मतलब उसके अंदर जो अंडरलाइंग बॉन्ड्स हैं उसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो उतने ही समय वाले बॉन्ड्स में उन्होंने निवेश कर रखा है जितने समय का समझो आपका गोल मैच हो रहा है। जैसे 1 साल वाले होते हैं, 3 साल वाले होते हैं, 5 साल वाले होते हैं। तो आपको जो सूट कर रहा है या आपकी जो मैच्योरिटी या गोल के साथ मैच हो रहा है, आप वो वाला एक टारगेट मैच्योरिटी फंड में निवेश कर सकते हैं। अब इसमें कैसा है, जैसे मैंने कहा कि ये अंडरलाइंग बॉन्ड्स, तो ये जो निवेश कर रहे हैं ना इसमें क्योंकि सोवरेन गारंटी है इसमें, जैसे SDL में निवेश करते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, फिर PSU बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स में, एंड काफी सारे AAA रेटेड बॉन्ड्स में भी निवेश करते हैं। तो क्योंकि सोवरेन बैकअप है, AAA बैकअप है, इस वजह से ये बॉन्ड काफी सिक्योर हो जाते हैं और हम एक पर्टिकुलर यील्ड पे उसे लॉक करते हैं। जैसे आपने सही कहा कि कुछ सालों पहले जो यील्ड हम देख रहे थे उसके सामने अभी, क्योंकि सिनेरियो इस तरीके का है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं, तो सही समय है ये इंटरेस्ट रेट पे यील्ड को लॉक कर देना। ठीक है, अब इसमें 1-2 बातें मैं और बता दूं। जैसे जो इंडेक्स को ये फॉलो करते हैं, जैसे निफ्टी PSU इंडेक्स हो गया या निफ्टी का SDL इंडेक्स हो गया, उसे वे फंड मैनेजर वैसे का वैसे रेप्लिका होता है ये बॉन्ड्स, ये टारगेट मैच्योरिटी फंड्स। तो इसमें अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तब आप वो रिटर्न कमा सकते हैं। आपको मैच्योरिटी के पहले निकालना नहीं है। इसमें क्या होगा, अगर आप इंटरेस्ट रेट हाई या लो के समय पे वॉलेटिलिटी की वजह से अगर आप इसमें से एग्जिट करते हैं तो आप लॉस भी आपको हो सकता है। सो अगर आप नए निवेशक हैं, ठीक है, और अगर आप इस तरीके के हाई इंटरेस्ट रेट यील्ड को आप अट्रैक्टिव लग रहा है और आप उसे में निवेश करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव आपका रिस्क एपेटाइट है, तो डेफिनेटली आप निवेश करें, लेकिन उसे मैच्योरिटी तक जरूर होल्ड करें।
और एक बात मैं कहूंगी, लिक्विडिटी के तौर पे देखा जाए तो जैसे इस तरीके के एक और फंड्स है मार्केट में जो है एफएमपी, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, लेकिन वो क्लोज्ड एंडेड फंड्स होते हैं, ये ओपन एंडेड फंड्स हैं। मतलब आप इसमें से कभी भी निकल सकते हैं, कभी भी निवेश कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी एक इसका बेनिफिट भी है, लेकिन एट द सेम टाइम डिसएडवांटेज भी आप इसे पकड़ सकते हैं कि आपको लिक्विडिटी है, इस वजह से आप इसे कभी भी निकले ना, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स हाई हैं या लो हैं उस समय पे अगर आप निकल रहे हैं तो आपको लॉस हो सकता है वहां पे। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं टैक्सेशन की यहाँ पे बताऊं ना सुमित, तो कैसा है, डेट का जो टैक्सेशन लगता है वही है, 3 साल के अंदर शॉर्ट टर्म माना जाएगा और लॉन्ग टर्म 3 साल के ऊपर माना जाएगा। सो 3 साल के अंदर अगर आप निकल रहे हैं तो आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से इसमें आपको टैक्स लगेगा, और 3 साल के ऊपर अगर आप इसे होल्ड कर रहे हैं तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, आपका जो टैक्स लायबिलिटी हो जाता है वो बन जाता है 20%। तो अगर आज के दौर में एक डेट फंड कैटेगरी में मैं इसे कंपेयर करूं एक एफडी के सामने, तो डेफिनेटली टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा विकल्प है ये। स्पेशली अगर मैं कहूं तो हाई टैक्स ब्रैकेट वालों के लिए और भी अच्छा विकल्प बन जाता है, क्योंकि वहां पे इन्हें इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिल जाता है और 20% का टैक्स भी लग जाता है। सो 2-3 बातें हैं। डेफिनेटली आप अभी काफी एनएफओस भी आए हुए हैं, आपकी जो मेच्योरिटी है उस हिसाब से ऐसे ही टारगेट मेच्योरिटी फंड्स में आप अपना पैसा लॉक करें, क्योंकि जितने समय तक आप आपका गोल देख रहे हैं उतने समय तक में अगर आपने पैसा जुटाया तो आपको उतनी ही यील्ड मिलेगी। सो अच्छा विकल्प है, लेकिन इसे मेच्योरिटी तक होल्ड करना एक बात होती है, और टैक्सेशन को ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से 3 साल तक की ऊपर की मेच्योरिटी वाले फंड्स में अगर आप निवेश करेंगे तो आपको अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो। ओके पूजा मैम, एक आंकड़ा आपके सामने पढ़ूंगा मैं। 2012, 2013, 2015, 2016 और 2022, ये 2018 भी, ये करीब 6 ऐसे साल हैं जबकि बाजार ने एफडी से भी कम रिटर्न दिया है, 3%, 2% दिया है या फिर नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में, मतलब पिछले 10 से 12 साल के आंकड़ों में 6 ऐसे साल भी गए जबकि बाजार ने एफडी से कम रिटर्न दिया है। ऐसी सिचुएशन में क्या आपको अपने इक्विटी फंड के साथ एक टारगेट मैच्योरिटी फंड रखना जरूरी है? देखिए सुमित, कैसा है, जो आपने साल का एग्जाम्पल दिया वो पर्टिकुलर साल की बात थी। जब हम इक्विटी की बात करते हैं और हम जब रिटर्न्स की बात करते हैं इक्विटी में, समझो अगर हमने 12% का एवरेज रिटर्न कहा है, तो वो एवरेज रिटर्न जो है ना सुमित, वो हर साल वो फंड या वो इक्विटी एसेट क्लास आपको 12% नहीं देगा। किसी साल आपको वो 20% देगा, किसी साल आपको वो 8% देगा, किसी साल वो नेगेटिव जाएगा। जो आपने साल कहे हैं वो शायद अंडर परफॉर्मिंग ईयर्स ऑफ इक्विटी रहे हैं, लेकिन जब हम इक्विटी एसेट क्लास की बात करते हैं और हम जब वहां निवेश कर रहे हैं तो हम निवेशकों को कहते हैं आप बने रहें, और जो कम परफॉर्मेंस वाले साल हैं उसमें अगर आपकी एसआईपी जा रही है तो यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं और एवरेज आपका अच्छा बनेगा। सो वो इन्वेस्टर है तो वो ये सुन के इक्विटी से निकल के, क्योंकि यहाँ पे एक अट्रैक्टिव रिटर्न देखने को मिल रहा है और यहाँ शिफ्ट कर लें अपने पोर्टफोलियो को, तो वो गलत स्ट्रैटेजी होगी। आप हमेशा एसेट अलोकेशन को ध्यान में रखें। हम फाइनेंशियल प्लानिंग के वक्त वही प्लान करते हैं कि आपके गोल्स के हिसाब से, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, समझो अगर नियर बाय कोई गोल आ रहा है और आपको इक्विटी से पैसा निकालना ही है उस गोल के लिए, तो हाँ सही समय है। हम वैसे भी कहते हैं 2 साल 3 साल पहले आप मेच्योरिटी लेना शुरू करें, रिडेम्पशन लेना शुरू करें इक्विटी में और लिक्विड में जाएं। तो सामने अगर आपको इस तरीके का कोई टीएमएफ ऑप्शन मिल रहा है जो 2 साल 3 साल के लिए है, तो आप डेफिनेटली इस यील्ड पे लॉक कर सकते हैं। लेकिन हड़बड़ाहट में आप अचानक से इक्विटी से निकल के आप डेट में जाएं जस्ट बिकॉज अट्रैक्टिव है, वो गलत स्ट्रैटेजी हो गया। इन सालों का रेफरेंस लेना इसलिए ज़रूरी था कि सबको ये बात भी समझ में आ जाए कि कई बार ऐसा होता है कि बाज़ार उस तरह के रिटर्न नहीं दे पाता जब जो एफडी दे देती है या फिक्स गवर्नमेंट मैच्योरिटी प्लान्स या फिर डेट प्लान्स जो हैं वो दे पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इक्विटी आउट परफॉर्म करती है, कई बार ये भी आउट परफॉर्म करते हैं। तो एक ज़रूरी ब्लेंड आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है, जिसके आधार पर हमने आज ये टॉपिक चुना और आपके सामने पूजा मैम से एक एक्सपर्ट एडवाइस उनकी ली है। अब बातचीत करते हैं आज के दर्शकों से। हमारे पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, पुणे से अभय जोरे हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। अभय साहब नमस्कार, सवाल पूछिए अपना।
नमस्कार सुमित सर, नमस्कार पूजा मैम। नमस्कार। सवाल एक्चुअली मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मतलब पिछले 2 साल से मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया है। ओके। तो अभी मेरा लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन अराउंड 15 ईयर्स है और मेरी करंट एसआईपी जो है वो 5-5 हजार के 3 है। Okay. एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है, दूसरा क्वांट मिड कैप फंड है और एक्सिस स्मॉल कैप फंड है। और इस एसआईपी को मैं हर साल थोड़ा इंक्रीज भी करना चाहता हूँ, अराउंड 10%। इसके अलावा मेरे पास 3 एएलएसएस फंड्स भी है। मेरे यहाँ से टैक्स सेविंग फंड, कैनरा बैंक के टैक्स सेविंग फंड और पारंपरिक टैक्स सेवर फंड। तो इस अमाउंट के साथ लाइक इन 15 इयर्स मेरा कुछ अराउंड 2 करोड़ का टारगेट है। तो बस मैं आपका उससे एक एडवाइस चाहता हूँ। पूजा मैम, टारगेट है 2 करोड़ का, 15 साल का इनका होराइजन है, 3 लाख का पोर्टफोलियो है, 21,000 रादर 22,000 रुपए के आसपास की एसआईपी है। इजीली अचीवेबल सो फार तो दिख रहा है। आपकी एडवाइस? जी, देखिए सबसे पहले तो ना मैं यहाँ पे ये कहूंगी सुमित जी के 29 की एज में इन्होंने एसआईपी की शुरुआत कर रखी है, इन्होंने गोल सेट कर रखे हैं। सो बहुत अच्छी बात है अभय, मैं बहुत खुश हूं कि आपने आपकी गोल प्लानिंग की तरफ शुरुआत की है। जो टारगेट की बात कर रहे हैं ना हम, 15 साल में 2 करोड़ का टारगेट, उसके लिए अगर हम कैलकुलेट करें आपकी एसआईपी जो अभी से आपको प्रति माह लगेगी, अगर हम महज 12% का भी अजम्पशन रिटर्न पकड़ ले तो आपको अप्रोक्सीमेटली 40,000 की एसआईपी लगेगी। करंट एसआईपी जो मैं आपकी कैलकुलेट कर रही हूँ वो अप्रोक्सीमेटली 21,500 की आपकी चालू है। ठीक है, अब 2 बातें हैं। आपने खुद ही अभी कहा कि आप हर साल 10% से आपकी एसआईपी बढ़ा सकते हैं, तो 10 नहीं, आप 15% के आपकी एसआईपी एवरी ईयर बढ़ाएं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3,500 के आसपास अगर आप हर साल एसआईपी अमाउंट बढ़ाएंगे तो आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। दूसरी बात, यही एसआईपी को अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं, समझो 21,000 की, तो 15 साल में आप 1 करोड़ बना लेंगे और 2 करोड़ बनाने के लिए आपको वही एसआईपी को और 5 साल सिर्फ एक्सटेंड करना है। मतलब 15 साल की जगह आप 20 साल तक सेम एसआईपी अमाउंट जो आपका चल रहा है उसे ही कंटिन्यू करेंगे, तो वही 1 करोड़ विद इन 5 इयर्स 2 करोड़ अचीवेबल टारगेट हो जाएगा। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो मैंने आपको 3 सिनेरियोज दे दिए, या आप गोल को 5 साल से बढ़ाइए, या तो फिर आप एसआईपी हर साल 15% से बढ़ाइए, या एटलीस्ट 1 CR तक आपको अगर आपके गोल के लिए चाहिए तो यही अमाउंट से या यही एसआईपी से आप इजीली अचीव कर पाएंगे। फंड्स की बात करूं तो मुझे आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा लगा, मुझे कोई चेंजेस नहीं नजर आ रहे। आपने अच्छा खासा एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप शॉर्ट क्रिस्प पोर्टफोलियो रखा है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन 3 ईएलएसएस फंड्स की जरूरत नहीं है अभय, आप कोई भी एक ईएलएसएस फंड में कंटिन्यू करें, आप मिरर या पराग पारेख में से कोई भी एक में कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें भी आपको 3-4 फंड्स लेने की जरूरत नहीं है। जी तो बढ़िया अभय, आपने अपना पोर्टफोलियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तरीके आपको थोड़े से फेरबदल जो पूजा को लगता है वो उन्होंने बता दिया आपको। फंड में कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत कट डाउन की ज़रूरत है, वो भी आपने सुन लिया। तो आप बढ़िया राह पर हैं, बस उसी को फॉलो अप कर सकते हैं। विकास कुमार हमारे साथ गुवाहाटी से मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार 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 कुमार, विकास बोल रहा हूँ जी विकास गुवाहाटी से। मैं एक्चुअली आपका काफी सालों से मुझे लगता है कि 15 ईयर से मैं देख रहा हूँ आपका CNBC। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सराहने के लिए, हमें देखने के लिए। सवाल और मैंने जो भी सीखा है CNBC देख के सीखा है। और जो मेरा गोल है एक्चुअली, मैं चाह रहा था कि आपकी आवाज में नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या बोला आपने? मैं सुन रहा हूँ आपको, आप अपना सवाल भी पूछ सकते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया भी है हमारी तरफ से आपको कि आप हमें देखते आए हैं, आप हमें सराहते आए हैं, आप हमें फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, आपको पूजा भी सुन पा रही है और मैं भी सुन पा रहा हूँ। सवाल शायद आपने डिस्प्ले मुझे कर दिया, मैं देख भी पा रहा हूँ। मेरे पास 50,000 रुपये, आपने जो एसआईपी की बात की है कि आपका शायद 50,000 रुपये का एसआईपी चल रहा है, 15 लाख का पोर्टफोलियो है और आप 1 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहे हैं, राइट? 7 ईयर्स में, राइट 7 ईयर्स में। चलिए विकास जी, पूजा इनका टारगेट क्लीन है, 1 करोड़ का ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एसआईपी अमाउंट भी इन्होंने मेंशन कर दिया, 50,000 रुपये के आसपास की एसआईपी है। लेकिन एक क्रूशियल चीज़ ये भी है कि उन्होंने ये बात कही कि 15 साल बाद 6 करोड़ और 12 साल बाद 1 करोड़, ये 2 टारगेट्स को इन्होंने और उसमें ऐड किया, 7 साल में फिर 15 साल में। ये राह पर चलकर ये चीज़ पॉसिबल है या कुछ इंक्रीमेंटल एसआईपी बढ़ाने की ज़रूरत है? क्या चेंजेस की ज़रूरत है?
जी बिल्कुल। सबसे पहले तो विकास जी, अच्छी बात है आपने 3 गोल्स जो सेट किए हैं। काफी रियलिस्टिक गोल्स लग रहे हैं मुझे, क्योंकि 6 करोड़ की राशि 15 साल बाद मैं अज्यूम कर रही हूँ आपकी रिटायरमेंट के लिए आपने सोच के रखा है, तो बहुत अच्छा है कि आपने एक अच्छा खासा गोल सेट किया हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो समय है 3 अलग अलग गोल्स को अचीव करने का, वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि आपके जो गोल्स हैं वो 7 साल में भी आ रहा है, 12 साल में भी आ रहा है और 15 साल में भी आ रहा है। सो एसआईपी जो आपकी चालू होगी वो 7 साल में एक रिडेम्पशन आएगा, 12 साल में एक आएगा और 15 साल में भी एक रिडेम्पशन आएगा। सो अभी जो आपकी हाल में एसआईपी चल रही है वो है 50,000, और आपका पोर्टफोलियो अप्रोक्सीमेटली मैं समझ रही हूँ 50 लाख के आसपास पहुंच चुका है, जो आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपी है उससे। तो अगर यही 50,000 आप कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपका जो फर्स्ट गोल है, जो नियरेस्ट गोल है, विद इन 7 ईयर्स में आपको 1 CR की जो राशि जुटानी है, वो यही गोल के लिए आपको जो 50,000 की एसआईपी आपकी चल रही है और आपका जो 50 लाख का पोर्टफोलियो ऑलरेडी बन चुका है, उसी से ये आपका गोल अचीव हो जाएगा, फर्स्ट गोल। लेकिन बचते हैं 2 और गोल जो 12 और 15 साल में आने वाले हैं। तो उसके लिए अगर हम अलग से एसआईपी अमाउंट कैलकुलेट करें, तो 12 साल के लिए आपका जो गोल अमाउंट है वो 30,000 आता है प्रति माह, और जो 15 साल में आपको 6 करोड़ की राशि चाहिए, उसके लिए जो गोल आता है, जो अमाउंट आता है एसआईपी का, वो आता है 1,20,000। सो अगर मैं आपको टोटल कहूं ना, तो तीनों गोल्स के लिए आज से आपकी हर महीने 2 लाख की एसआईपी जानी चाहिए, जबकि आपकी एसआईपी जो जा रही है वो 50,000 की है। सो आपको या तो आपकी एसआईपी अमाउंट बढ़ानी है, या आपके गोल को थोड़ा बहुत पोस्टपोन करना है, या फिर काफी टाइम ऐसा भी होता है विकास जी कि रिटायरमेंट गोल है, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको ग्रेच्युटी का पैसा है, मैंने देखा है आपने एनपीएस में भी निवेश किया है, एनपीएस का भी जो पैसा आएगा, प्रोविडेंट फंड का पैसा आएगा, और काफी टाइम हमने समझो कोई इंश्योरेंस प्लान ले रखे होंगे, वो अच्छे प्लान्स हैं नहीं है, रिव्यू करके, या कोई कहीं पे बैंक एफडी कर रखी होगी, तो जो दूसरे आपके ऑप्शंस हैं या कहीं पे कोई सेकंड इनकम है, प्रॉपर्टी, उन सबको कंसिडर करके हम इस गोल पे बैठ सकते हैं कि ये भी है, तो सपोर्ट करने के लिए तो फिर आपका एसआईपी अमाउंट हम कम कर सकते हैं। लेकिन अगर कंसिडरिंग इसमें से आपके पास एडिशनल और कुछ भी नहीं है, तो आपको एसआईपी अमाउंट तो बढ़ाना होगा इन सारे गोल्स को इजीली अचीव करने के लिए। फंड्स की बात करूं ना मैं यहाँ पे, तो आपने मेरे ख्याल से 3-4 सेक्टोरल फंड्स ले रखे हैं, वो भी एक ही सेक्टर के, आईटी के, आईसीआईसीआई, बिरला, टाटा डिजिटल, सब एक ही सेक्टर के। तो वो आप मत करिए। आप कोई भी, अगर आपको आईटी सेक्टर में आपको आपको पसंद आ रहा है और आपको रखना है, आप एक कोई भी रख सकते हैं, आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी रख सकते हैं। बाकी जो फंड्स हैं उसमें से मैं कहूंगी आप एसबीआई ब्लू चिप कंटिन्यू करें, क्वांट एक्टिव कंटिन्यू करें, स्मॉल कैप कंटिन्यू करें, डीएसपी टैक्स सेवर ठीक है, कॉन्ट्रा फंड भी ठीक है, एचडीएफसी मिड कैप भी ठीक है। लेकिन आईटी का जो मुझे देख रहा है बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है, तो वो देख लीजिए। और मल्टी कैप भी आपने 2 ले रखे हैं, तो उसमें भी आप कोई भी एक कंटिन्यू करें। लेकिन गोल्स को थोड़ा आपको रिविजिट करके, और दूसरे कोई इन्वेस्टमेंट्स होंगे तो उसको भी शामिल करके एक बार वापस आपके पोर्टफोलियो पे आप गौर करें। जी, थोड़ा फेरबदल, पोर्टफोलियो को थोड़ा कट डाउन करने की जरूरत, आपके गोल को इधर, या आप अपनी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, या आप अपनी एसआईपी को 2 लाख तक ले जा सकते हैं। कुछ फेरबदल, कुछ सुझाव जो कि आपको पूजा दे पा रही हैं, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं।